नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा जो अर्थशास्त्र में चल रहा था, अब उसका नेक्स्ट श्रृंखला है। क्या है? नेक्स्ट श्रृंखला है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष। दोस्तों, इसमें हम सारी डिफिनीशन और क्या होता है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपको सिविल सर्विस की तैयारी में लगे हैं तो वहाँ शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टमेटिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और महेश ब्रांडवाल की यह बुक उसमें काफ़ी सहयोग करती है। तो आज दोस्तों हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र और देश में रहने वाले लोग अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए, पहले जो डिफिनीशन लिखा गया है कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप शामिल है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोग अपनी आजीविका मतलब लाइवलीहुड प्राप्त करते हैं। अब दूसरा देखिए, इसमें दे रहा है कि अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था और विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था इत्यादि। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रगति के स्तर को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था एक सामान्य व्यक्ति से लेकर संगठनों, कंपनियों तथा सरकारों तक सभी से संबंधित होती है। यह इन सबको प्रभावित करती है तथा इन सब से प्रभावित भी होती है। किसी अर्थव्यवस्था में निहित संसाधनों का उसके लोगों की खुशहाली के लिए किस प्रकार से उपयोग या दोहन किया जाए, इस विवाद का प्रारंभ एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस बुक को जरूर याद रखिएगा। बहुत बार यह बुक एग्जाम में पूछी जा चुकी है, द वेल्थ ऑफ नेशन, और यह प्रकाशित हुई थी 1776 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया है। अब इसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो देखिए, नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, फिर विकास के आधार पर वर्गीकरण, फिर वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अब इसमें देखिए, नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, विकास के आधार पे और वैश्विक संबंधों के आधार पे। तो नियंत्रण के आधार पे देखिए, उदारवादी अर्थव्यवस्था है, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब बहुत ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न यहीं से बन जाता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, विकास के आधार पे क्या क्या है। अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित और विकसित अर्थव्यवस्था। ये भी हम कई बार टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं कि अविकसित क्या है, अल्प विकसित क्या है और विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। अब वैश्विक संबंध में देखिए, होता है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अब आगे इनकी हम डिफिनीशन देखते हैं। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, तो उदारवादी अर्थव्यवस्था या लिबरल इकोनॉमी जो है, उदारवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश, इन्वेस्टमेंट, उत्पादन के साधनों, उत्पाद के वितरण और धन विनिमय का मुख्यतः निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। इसका होता है निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। सभी आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और बाजार की शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही बाजार के स्वरूप का निर्धारण करती है। क्या करती है? निर्धारण करती है। इसमें फिर देखिए,
इसमें देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है कि अधिकांश विकसित देशों में उदारवादी अर्थव्यवस्था ही अपनाई जाती है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो यह उदारवादी अर्थव्यवस्था का डिफिनीशन था कि उदारवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश, उत्पादन के साधनों, उत्पाद के वितरण, धन के विनिमय, मुख्यतः निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। सभी आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। बाजार की शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही बाजार के स्वरूप का निर्धारण करती है। अब इसके एग्जाम्पल है अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। आगे देखिए इसमें जो है वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम देख लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात उत्पादन के साधनों और उत्पादों एवं उसके वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, न कि निजी का। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है। कौन सा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इससे हर तबके तक सरकार उसके बारे में सोचती है, लेकिन जो पूंजी नियंत्रण होता है उदारवादी में, उसमें हर तबका तक नहीं पहुंच पाता है। तो यह मेन इसमें ध्यान देने की बात है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें समस्त गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में होती है, यह स्वामित्व निजी हाथों में नहीं होता। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि लोगों का कल्याण होता है, वेलफेयर ऑफ पीपुल करना होता है। इसीलिए बाजार की शक्तियाँ नियंत्रित रहती हैं और आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ का वितरण सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरण इसका पूर्व सोवियत संघ है, यूएसएसआर है। कौन है? यूएसएसआर है। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उदारवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र देश के आर्थिक विकास और परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होती है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कई बार यहाँ से प्रश्न आया है कि भारत की इकोनॉमी किस प्रकार की है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको ध्यान रखना बच्चों। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना वर्ष 1929 को महामंदी के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स के विचारों से प्रेरित थी। किसके? जॉन मेनार्ड केन्स। अब देखिए नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो पहला देखिए उदारवादी है, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। तो डिफरेंस देख लेते हैं। अधिकतर मेंस में ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना है और 2 से 4 बार पढ़ना है। मेंस में यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है। जैसे उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी और मिश्रित, इनके डिफरेंस पूछा गया है। देखिए हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व किसमें होता है? उदारवादी में। संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है समाजवादी में, और संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है, या किसमें होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि इंडिया में है। अब देखिए प्रतियोगिता पर बल होता है उदारवादी में। बाजार की शक्तियों द्वारा मांग, पूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित होते हैं, किसमें? समाजवादी में। बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित होते हैं। अब देखिए उदारवादी में टोटल जो है स्वामित्व निजी हाथ में होता है, समाजवादी में टोटल सरकार के हाथों में होता है। मिश्रित में दोनों व्यवस्थाएं एक साथ कार्य करती हैं, याद रखिएगा। मांग और पूर्ति नियमों के आधार पर वितरण होता है, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण, इसमें मिश्रित मूल्य पद्धति होती है। बाजार की शक्तियाँ केंद्र में
राज्य की कल्याणकारी भावना होती है इसमें, और इसमें निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं होती है। अब देखिए विकास के आधार पर वर्गीकरण, इसमें विकास के आधार पे वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर देख लेते हैं। पहला होता है अविकसित अर्थव्यवस्था, अनडेवलप्ड इकोनॉमी। अनडेवलप्ड इकोनॉमी, अविकसित अर्थव्यवस्था, अनडेवलप्ड इकोनॉमी उन स्थानों देशों की अविकसित कहा जाता है जहां तीनों प्रकार के साधनों जैसे प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय में से कोई भी एक नगण्य है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, सहारा रेगिस्तान आदि। यहाँ पे अविकसित अर्थव्यवस्था, जैसे उन स्थानीय देशों को अविकसित कहा जाता है जहाँ तीनों प्रकार के साधनों जैसे प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय में से कोई भी एक नगण्य है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र और सहारा रेगिस्तान यहाँ अविकसित हो जाता है। अब विकासशील डेवलपिंग इकोनॉमी, एक अल्प विकसित या विकासशील देश वह है जहाँ एक ओर अप्रयुक्त अथवा अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति हो, दूसरी ओर अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों की कम या अधिक मात्रा में उपलब्धता पाई जाती है, हो जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे मौद्रिक, प्रौद्योगिकी एवं गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत, पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? विकसित अर्थव्यवस्था। अब इसमें देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी में उन स्थानों देशों को विकसित कहा जाता है जहां उत्पादन के तीनों संसाधन से प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा उनका अनुकूलतम या समुचित उपयोग हो रहा है। उनका अनुकूलतम या समुचित उपभोग हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं। अब अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? पहले हम इसको देखते हैं कि अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो इसको देखिए दो आधार पर किया, एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं दोस्तों, इसको 2 से 3 बार सुनने से आपको अच्छी ढंग से याद हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारा चैनल पे अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी के ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो दोस्तों जाइए वहाँ देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आगे हम देखते हैं आर्थिक विशेषताएं एवं सामाजिक विशेषताएं। प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता, प्रति व्यक्ति आय निम्न होना, पूंजी निर्माण निम्न दर, औद्योगिक पिछड़ापन, व्यापक बेरोजगारी, आर्थिक विषमता का अधिक होना और मौद्रिक संगठनों का अभाव, आयात की अधिकता, द्वैध अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित में अर्थव्यवस्था की आर्थिक विशेषताएं में हो जाता है। और सामाजिक में साक्षरता कम होना, रूढ़वादिता, सामाजिक जड़ता, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरता और संकुचित दृष्टिकोण। क्या? संकुचित दृष्टिकोण, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। अब अल्प विकसित में क्या है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या देशों के अन्य नाम जैसे निम्न विकसित, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जनाधिक वाले देश, दक्षिण के देश, अर्ध विकसित विकासशील, निर्धन देश, कृषि प्रधान देश और तीसरे विश्व के देश। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं कि विकसित तथा अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अंतर। तो जो विकसित अर्थव्यवस्था है और अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंसेज है, यहाँ से प्रश्न भी काफ़ी बनेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए। पहला है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर हो। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से कम होती है। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र अधिक होता है। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अधिक योगदान होता है। वैज्ञानिक प्रगति तकनीकी उच्च स्तर पर होता है, यहाँ वैज्ञानिक तकनीकी और विकास निम्न स्तर पे होता है। आधारभूत संरचना और उन्नत स्तर पे औद्योगिक रूप से समृद्ध होता है, यहाँ पे औद्योगिक पिछड़ापन आधारभूत संरचना निम्न स्तर पर होता है। जनसंख्या का भार कम एवं उच्च जीवन स्तर होता है, यहाँ पे जनघनत्व अधिक, निम्न जीवन स्तर होता है। पूंजी निर्माण की उच्च दर होती है, यहाँ पूंजी निम्न दर होती है। मुख्यतः विनिमय वस्तुओं का निर्यात और मुख्यतः कच्चे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। अब इसके देखिए एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देख लेते हैं। उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश, ये सभी याद रखिएगा। हाँ, और इसमें क्या है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया
आदि। अब दोस्तों देखते हैं हम वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। किसके? वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण में क्या क्या है? तो इसमें देखिए बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब इसको देख लीजिए, वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं तथा निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है, उन्हें बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया। क्या है? वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं में से किसी प्रकार के आर्थिक संबंध नहीं रखती, आयात निर्यात गतिविधियां शून्य होती हैं तथा निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है उन्हें। लेकिन इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहीं कहीं है, नहीं तो ऐसी अर्थव्यवस्था चलती नहीं। जैसे देखिए यहाँ बताया है यक्स माइनस यम, जहाँ यक्स निर्यात और यम आयात, मतलब यह दोनों मिला के क्या होता है? शून्य होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर कोरिया एग्जाम्पल दिया है। लेकिन अब आज के समय में यह पॉसिबल नहीं है कि कहीं क्लोज्ड इकोनॉमी हो पाए। अब दूसरा देखिए है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध है। तो खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है। इस अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का अन्य देशों को बाह्य प्रवाह तथा अन्य देशों के वस्तु सेवाओं का अंतर प्रवाह होता है। मतलब अपने देश की सामान वहाँ जाता है और वहाँ का सामान हमारे यहाँ आता है। तो इसे बोला जाता है कि खुली अर्थव्यवस्था। बंद में मतलब अपने देश के अंदर ही, सीमा के अंदर ही आदान प्रदान होगा, बाहर से नहीं होगा। लेकिन अब आज के डेट में क्लोज्ड इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है। तो खुली अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट हर जगह है। तो खुली अर्थव्यवस्था में, ओपन इकोनॉमी में देशों के बाह्य प्रवाह अन्य देशों की वस्तुओं सेवाओं का अंतर प्रवाह होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन व्यवहार से प्रभावित होता है। खुली अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का आर्थिक प्रभाव रहता है तथा आयात निर्यात न्यूनतम प्रतिबंध रहता है, जैसे हांगकांग और सिंगापुर। अब आधुनिक विश्व जो मॉडर्न वर्ल्ड है कि लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था हैं। ये याद रखिएगा कि अब जो है बंद अर्थव्यवस्था पॉसिबल नहीं है इस समय। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था में अंतर। तो बंद क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी में देख लेते हैं। इस अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, ये पहला पॉइंट है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था का विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से आर्थिक संबंध होता है, वेरी क्लियर है। इस अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय दोनों एक समान होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय घरेलू आय में अंतर होता है क्योंकि आपका बाहर से आदान प्रदान है। इसको आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। इसकी आर्थिक क्रियाओं शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। इस अर्थव्यवस्था में उपभोग और विनिमय दोनों उत्पादन के बराबर होते हैं। उपभोग और विनिमय दोनों उत्पादन के बराबर होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उपभोग और विनिमय योग उत्पादन से अधिक भी हो सकता है, कम भी। इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त नहीं होते और इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नगण्य होता है। इस अर्थ में पूंजी निर्माण और विनिमय दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है और एक वास्तविक अर्थव्यवस्था है। यह याद रखिएगा, यह क्या है? एक वास्तविक अर्थव्यवस्था है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको 2 से 4 बार आपको अवश्य सुनना पड़ेगा जिससे सारी चीज़ें याद हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का अकाउंटिंग करने के लिए 3 क्षेत्र को सेक्टर में विभाजित किया जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो इसमें देखिए प्राइमरी सेक्टर, फिर आपके आगे सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र, फिर टर्शियरी सेक्टर। तब इसमें देखते हैं कि किस सेक्टर में क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट है जहाँ से आपको देखना है। तो देखिए प्राथमिक सेक्टर में क्या होता है, कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियाँ जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन और उत्खनन। ये आपके हो गए 5, इसको ध्यान दे दीजिए। अब द्वितीयक में होता है निर्माण, विनिर्माण और विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आ जाता है, इसमें परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार और सामुदायिक सेवाएं। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या है उसको देख लेते हैं।
तो प्राइमरी सेक्टर अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है एवं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर निम्नलिखित क्षेत्र जैसे कृषि, वन, पशुपालन, मत्स्य, खनन और उत्खनन, ये याद रखिएगा। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या है। सेकेंडरी में द्वितीय क्षेत्र में देख लेते हैं अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्रकों के उत्पादों को अपनी गतिविधियों कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य अर्थव्यवस्था के विनिर्मित वस्तुओं के सकल उत्पादन लेखांकन किया जाता है। इसे सम्मिलित क्षेत्र जैसे निर्माण, जहाँ किसी अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए जैसे भवन। फिर विनिर्माण, जहाँ किसी वस्तु उत्पादन जैसे कपड़ा, रोटी आदि। फिर विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य, से संबंधित कार्य। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा। द्वितीय के बाद हमारा तृतीयक सेवा क्षेत्र या टर्शियरी सर्विस सेक्टर। अब देखिए इनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, इसलिए हम इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में क्या है, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार और सामुदायिक सेवाएं। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जैसे क्वार्टररी सेक्टर में, चतुर्थक क्षेत्र में क्या है, अर्थव्यवस्था क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है जैसे सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में शामिल है। अब नेक्स्ट देखिए आपका है पंचक क्षेत्र या क्यूनरी सेक्टर। अब इसमें क्या क्या है, समाज या अर्थव्यवस्था के उच्च स्तरीय निर्माण लेने और संस्थानों जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संस्थानों आदि को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।